स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम जीवों में जनन के अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। तो इसका मतलब यह हो गया कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में मध्य विभेद का मतलब होता है अंतर स्थापित करना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कायिक जनन का प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहले हम लोग अलैंगिक और लैंगिक के मध्य हम लोग अंतर समझेंगे, उसके बाद से दूसरा प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी ऐसे आप लोग दो कॉलम बना लीजिए और एक कॉलम में लिख लीजिए अलैंगिक और दूसरे कॉलम लिखिए लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या है, अब इसमें पहला अंतर, इसके बाद से इसका में पहला अंतर नोट करेंगे। तो यहाँ पहला अंतर अपने कॉपी में लिखते चलिए। इसमें एक ही जनन द्वारा संतान उत्पत्ति होता है। मतलब अलैंगिक में इसमें एक ही जनन नर या मादा में से कोई एक ही जनन द्वारा क्या होता है, संतान उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें संतान की उत्पत्ति जो है प्रायः दो जनकों की आवश्यकता होता है। तो इसमें जो है दो जनकों मतलब नर और मादा युग्मक दोनों की इसमें आवश्यकता पड़ता है। इसमें केवल एक ही जनन की क्या होती है, द्वारा संतान है उत्पत्ति होती है। तो यह पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और लैंगिक जनन में माने मादा जनन और नर और मादा दोनों इसमें जनन की आवश्यकता होती है। अब इसका दूसरा अंतर है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें मतलब अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है और इसमें क्या है, निषेचन की क्रिया होती हैं। कितना आसान यह अंतर है। दूसरा अंतर और आसान है, इसमें निषेचन की क्रिया होती हैं तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती हैं। तीसरा है, इसमें नए जीव पूर्णतः जनन के समान गुणों वाले होते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि जब नए जो जीव उत्पन्न होंगे वो पूर्णतः मतलब पहले जैसे जो जनन के समान गुण वाले ही क्या होंगे, होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें नए जीव पूर्णतः जनन के समान गुणों वाले होते हैं। इसमें लिखेंगे इसमें नए जीवों में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। जो नए जीव होंगे मतलब नर और मादा दोनों जनकों के इसमें गुण पाए जाते हैं। तो तीन अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चौथा अंतर है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो है अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा गया क्वेश्चन, कायिक जनन का प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब इसके लिए दूसरा उत्तर है कि अलैंगिक जनन ऐसी विधि है, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिससे पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभ्यास में आपको बताया जा चुका है अलैंगिक जनन, कायिक जनन। तो यदि आप लोग अभ्यास मतलब इसके थ्योरी वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो उसका देख लीजिए, थ्योरी का वीडियो, और उसके बाद से जब अभ्यास हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिससे पौधों को कायिक भाग से नए पौधों का क्या होता है, निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनन भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिकी एवं आकारकी में अपने जनन के समान होती हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन जो है भाग लेता है, उसी के द्वारा जो संतति जो आनुवंशिकी
कारकी और अकारकी में अपने जनन के क्या होगा, समान होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन होता है। तो कायिक जनन वास्तव में क्या है, प्रारूपिक अलैंगिक जनन होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इस उत्तर को लिख लीजिए और इसे 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इसके पहले थ्योरी में बताया जा चुका है जब अभ्यास हल नहीं हो रहा था। इसके पहले 10 भाग का वीडियो अपलोड है, उस 10 भाग का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको अच्छे से यह अभ्यास समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दो। तो अब कायिक प्रवर्धन क्या है, तो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, ठीक है, दोनों का नाम सेम है। कायिक जनन कहिए या कायिक प्रवर्धन कीजिए कहिए, दोनों का नाम सेम है। पेपर में नाम बदल करके पूछा जाता है, कई बार कायिक प्रवर्धन या कभी कायिक जनन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है यह आपको बताया जा चुका है कि इस प्रक्रिया में मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का क्या होता है, निर्माण होता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कितना आसान है। इस प्रक्रिया में जो है मात्र पादप होते हैं, उनके कायिक जो अंगों होते हैं, उन अंगों द्वारा नए पादपों का जो निर्माण होता है कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन जड़, तना, पत्ती होता है। याद रखिए, कायिक जनन कौन कौन होते हैं, जड़, तना, पत्ती होता है। इसी द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कायिक प्रवर्धन की परिभाषा। आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें उदाहरण पूछा जा रहा था, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण। तो कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या होगा, मतलब कायिक प्रवर्धन का जो अंग कौन कौन होते हैं, तो जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा जो प्रवर्धन होगा, मतलब जनन होगा, तो जड़ों द्वारा क्या क्या होता है, तो शकरकंद जो है जड़ों में होता है, संतावर वो भी जड़ों द्वारा होता है, और पुदीना जो है जड़ों द्वारा होता है। तनों द्वारा क्या होता है, आलू है, अदरक है और हल्दी है। ये क्या है, तनों द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन है, और जड़ों द्वारा क्या है, शकरकंद, संतावर और क्या, पुदीना। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। व्याख्या करें क किशोर चरण, दूसरा प्रजनक चरण और तीसरा जो है जीर्णता चरण या जीर्णोवस्था क्या होता है। अब इसके बारे में हमको समझना है। तो अब पहले हम लोग समझेंगे किशोर चरण क्या होता है। तो किशोर चरण की परिभाषा को समझेंगे, किशोर चरण होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे, यह जीवधारी के जीवन चक्र में पूर्व प्रजनन काल होता है। यह जो किशोर चरण होता है, यह जीवधारी के जीवन चक्र में पूर्व प्रजनन काल होता है, जो उनके जन्म एवं लैंगिक परिपक्वता के बीच का चरण होता है। जो उनके जन्म एवं क्या है, लैंगिक जो परिपक्वता के बीच का क्या है, चरण होता है। इस काल में जीव में तीव्रता में क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। इस काल में जीव के जो होते हैं तीव्रता में क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। तो किशोर चरण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह जो चरण होता है, यह जन्म एवं लैंगिक परिपक्वता के बीच का क्या है, चरण होता है। और इस काल में जो जीव में जो तीव्रता होती है वह क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, या अपने रफ में नोट कर लीजिए। इसे बाद में इसको क्या कीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रजनक चरण क्या होता है, प्रजनक चरण की परिभाषा क्या होता है। तो ये भी जो है परिभाषा बहुत ही आसान है, बस 2 बार आप लोग पढ़ लेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यह क्या है, इसका उत्तर होगा, यह जीवन चक्र का वह अवस्था है, यह जीवन चक्र का क्या लिखेंगे, वह अवस्था है
जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित कर लेते हैं। मतलब जो जीव होते हैं वह जनन क्षमता को क्या कर सकते हैं, विकसित कर लेते हैं। प्रजनन चरण के प्रारंभिक काल को यौना आरंभ कहा जाता है। इसमें लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता विकसित होता है। तो प्रजनन चरण का मतलब यह हो गया कि जो जीव होते हैं उनमें जनन क्षमता क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं, और उनके जो यौना आरंभ कहा जाता है, मतलब उनकी जो यह चरण को, प्रजनन चरण को यौना आरंभ चरण भी कहा जाता है। इसमें लैंगिक अंगों का क्या होता है, विकास होता है, इनमें परिपक्वता की क्या होता है, विकसित होता है। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि प्रजनन चरण क्या होता है। तो इसे अपने नोट्स में लिखते चलिए। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे जीर्णता चरण। जीर्णता चरण या जीर्ण अवस्था क्या है, तो अब इसके बारे में समझेंगे। यह जो अवस्था होता है यह लास्ट स्टेज चलता है मनुष्य के अंदर, जो होती है लास्ट जो हमारा चरण है, तो यह पक्ष जनन काल है। पक्ष मतलब सबसे लास्ट काल माना जाता है। इसमें जीव के शरीर के कार्यकी एवं संरचना का पतन होने लगता है। मतलब जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर का जो कार्य होता है और कायिक जो संरचना होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, पतन हो जाता है। इस काल में शरीर के सभी देह अंगों की ऊतकों की कार्य क्षमता क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। मतलब यह जीवन काल का जो है सबसे लास्ट स्टेज माना जाता है। यह रोग उत्पन्न एवं अनियमित का विकास होने लगता है, जिससे जीव की क्या हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती हैं। तो जीर्णता चरण जो है, जीर्णता चरण जो होता है, थोड़ा सा नाम जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नाम टेढ़ा है, तो इसे आप लोग 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यह जो काल होता है क्या होता है, जीवन जो का यह लास्ट जो स्टेज होता है, जिसमें आपके शरीर के सभी देह अंगों का, ऊतकों का कार्य क्षमता क्या हो जाता है, घटने लगता है, कम हो जाता है, और धीरे धीरे जो आपके शरीर के जो अनियमित विकास होता है वह कम होने लगता है, और लास्ट में क्या होती है, वो जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा इसका भी परिभाषा आप लोग को, तो आप लोग नोट करते चलिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया, क्यों? अपने जटिलता के बावजूद, थोड़ा सा सेंटेंस जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऐसा है कि लगेगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने क्या लैंगिक प्रजनन को पाया, क्यों? तो यहाँ पे अब नोट करेंगे कि लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। जो लैंगिक प्रजनन होता है वह जटिल भी है और वह धीमी गति से होता है। क्या होता है, धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से वह क्या है, उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो जनन के द्वारा जो गुणसूत्र का विनिमय होता है वो नए जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होते रहते हैं। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे, गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, जो जैव विकास में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अपने उन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया क्यों जाता है। तो आपको समझ में, यहाँ से परिभाषा जब आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस जो नियम को बताया गया प्रजनन में क्यों पाया जाता है, तो इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब यह प्रश्न नंबर 10, यह प्रश्न नंबर 10 जो है यह पेपर में आ चुका है। व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन
तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित या अंतर्बद्ध होते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर बहुत ही आसान है। जो आवृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी में परागकण अंड कोशिका दोनों अगुणित होते हैं। यह अभ्यास में बताया जा चुका है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पहले अभ्यास वाले इसके बैक में जो 10 भाग का वीडियो अपलोड है पहले उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद से जब अभ्यास हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो है आवृत बीजी में परागकण एवं अंड कोशिका दोनों क्या होते हैं, अगुणित मतलब यन होते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। कितना आसान इसका उत्तर है। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, निश्चित है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रत्येक पुष्पी पादक के भाग को पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित यन या द्विगुणित टूयन। मतलब यह बताना है प्रत्येक पुष्पी जो पादप का भाग नीचे दिया गया है, क ख ग घर के ऐसे दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा अगुणित है और कौन सा जो है द्विगुणित है। तो क में दिया गया अंडाशय, अंडाशय बताना है कि अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। अंडाशय है, पराग कोश है, अंडा या डिंब है, पराग कण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, पराग कण, नर युग्मक और युग्मनज। यह बताना है कि अगुणित है या द्विगुणित है। तो यहाँ क्रमशः आपको उत्तर यहाँ लिख लीजिए। उत्तर क, अंडाशय। तो अंडाशय जो है याद रखिए द्विगुणित होता है। अंडाशय क्या होता है, द्विगुणित होता है, मतलब टूयन होगा। पराग कोश भी क्या होगा, द्विगुणित होता है, टूयन होगा। अंडा या डिंब जो होता है अगुणित होता है, याद रखिए क्या होता है, अगुणित मतलब यन होता है। पराग कण क्या होता है, तो अगुणित होता है। नर युग्मक क्या होता है, तो अगुणित होता है। और युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अंडाशय में क्या है, तो याद रखिए टूयन, परागकोश टूयन, अंडा या डिंब में यन होता है, परागकण यन होगा, नर युग्मक जो है यन, और युग्मनज क्या है, टूयन है। ये सब क्या है, तो याद रखिए अगुणित और क्या द्विगुणित है। आपको पहचान करना है कि अंडाशय में कौन सा अगुणित है कि द्विगुणित है। तो याद रखिए अंडाशय में क्या है, द्विगुणित है। तो इसे आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 12 है, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसकी हानियां बताइए। तो यहाँ बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसके पहले हम अभ्यास जब चल रहा था, थ्योरी चल रहा था, 10 भाग का वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो 10 भाग का वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए। तो बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है, मादा के शरीर के बाहर क्रिया होता है। आंतरिक मतलब होता है मादा के शरीर के जो होता है अंदर होता है। तो बाह्य निषेचन लिखेंगे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। कितना आसान है, बाह्य मतलब बाहर होगा। तो जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जो होता है जलीय माध्यम से ही होता है। जो इसका जो माध्यम होता है, मतलब बाह्य निषेचन कहाँ होता है, तो यह जो इसका जो माध्यम होता है जलीय माध्यम, जलीय मतलब जैसे जल में रहने वाले जंतुओं में होता है, जैसे मछली है, शैवाल है, मेढक है, ये सब क्या है, इसमें जो होगा निषेचन की जो क्रिया होती है वह बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि इनके जो होता है मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न होती हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन हल चल रहा है इस समय। तो अब ये अगला जो हमारा पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है कि इसकी हानियां बताइए, मतलब बाह्य निषेचन से हानियां क्या है। तो हानियां क्या है क्रमशः आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लीजिए, बाह्य निषेचन की हानियां। तो बाह्य निषेचन की हानियां क्या होता है कि युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। अब जो युग्मक होते हैं, जैसे मान लीजिए जल के अंदर जो युग्मक बनेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए मछली है, शैवाल है, मेढक के द्वारा जो युग्मकों को जो
बनेंगे तो उसका सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता, क्योंकि वह जल में रहते हैं और जल में वो व्यवस्था नहीं किया जा सकता है। तो अब अगला जो है दूसरा जो है संतति का कोई सुरक्षा नहीं होता है। अब जल में रहने वाले जो संतति हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो सकता है। यह कई शिकारियों द्वारा क्या होते हैं, संकट में रहते हैं। मतलब ये शिकारियों द्वारा ये संकट में रहते हैं और उनकी जो संख्या क्या हो जाती है, इसलिए क्या है, कम है। अगला लिखेंगे तीसरा, यह केवल जलीय माध्यम में होता है। यह केवल क्या होता है, जलीय माध्यम में होता है। मतलब यह जल के अंदर ही यह क्रिया जो है संपन्न होता है। तो यह बाह्य निषेचन की क्या हो गया, यह हानियां हो गया। तो यह बाह्य निषेचन का जो हानियां हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 के बारे में अब समझेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है, तो प्रश्न नंबर 13 ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13, जूसोपोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। तो जूसोपोर का दूसरा नाम क्या है, तो जूसोपोर का दूसरा नाम अलैंगिक चल बीजाणु नाम है। तो यहाँ पर चल बीजाणु और युग्मनज में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आप सबसे पहले जो है 2 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम लिखिए जल बीजाणु और चल बीजाणु, ध्यान दीजिएगा, चल बीजाणु, और दूसरा में लिखेंगे युग्मनज। लिखने के बाद से 2 कॉलम बना लेंगे। पहला में चल बीजाणु में लिखेंगे यह प्रायः अगुणित होता है। मतलब चल जो बीजाणु होता है यह प्रायः क्या होता है, अगुणित होता है। और युग्मनज जो होता है यह प्रायः द्विगुणित होता है। मतलब यह प्रायः यन होता है और यह प्रायः जो है 2n होता है। और इसमें दूसरा लिखेंगे यह प्रकीर्ण में भाग लेता है। यह जो होता है माने चल जो बीजाणु होता है यह प्रकीर्णन में क्या होता है, भाग लेता है। और युग्मनज जो होता है इनका प्रकीर्णन में बहुत कम योगदान है। तो यह इनका जो होता है, युग्मनज जो होते हैं उनका प्रकीर्णन में क्या होता है, बहुत क्या होता है, कम योगदान होता है। और यह जो होता है यह प्रकीर्णन में भाग लेता है। तो 2 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चल बीजाणु और युग्मनज में अंतर। अब तीसरा जो अंतर है, इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। मतलब चल जो बीजाणु होते हैं उनका जो निर्माण होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। और युग्मनज में क्या होता है, इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। कितना आसान है, यह अलैंगिक, तो इसको क्या कहेंगे, लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस अंतर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। पहले आप लोग 2 कॉलम बना लीजिएगा और चल बीजाणु और क्या है युग्मनज लिखने के बाद से यह क्रमशः अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको निश्चित है यह अंतर आपको याद हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो युग्मक जनन और जो है भ्रूणोद्भव के बीच जब अंतर स्पष्ट करेंगे तो पहले जो है 2 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे युग्मक जनन और दूसरे में लिखेंगे भ्रूणोद्भव। अब यहाँ पे पहला जो लिखेंगे इसमें यह युग्मकों का निर्माण की क्रिया है। अब देखिए युग्मक है तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया है और यह जो है भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण का विकास की क्रिया है। तो इनाम से ही एक अंतर आप लोग को बन गया। तो पहला में लिख लेंगे कि यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है और यह लिखेंगे कि यह भ्रूण के विकास की क्रिया है। तो पहला अंतर आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि नाम से ही अंतर एक हो गया। अब दूसरा जो अंतर होगा यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है। यह पूर्व मतलब यह पहले मतलब यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है और यह जो होता है यह पश्च निषेचन क्रिया होती है। तो यह कितना आसान है, यहाँ बस पूर्व बोलना है और यहाँ पे क्या बोलना है, पक्ष बोलना है। पूर्व मने पहले और पक्ष मने बाद में। तो यह दूसरा भी अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो है तीसरा अंतर अब समझेंगे। तो यदि आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है
आप सभी विद्यार्थी एक कॉपी पर जरूर नोट करते चलिए, क्योंकि यह जो वीडियो पुनः आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग नोट करते चलेंगे तो एक अच्छे से नोट्स भी आपके बन जाएगा। तो अब तीसरा इसका अंतर है, इसमें अगुणित 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 मतलब यन, अगुणित युग्मक बनते हैं, और यह द्विगुणित मतलब 2n, मतलब यह द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होता है। तो यह जो अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है युग्मकों का निर्माण होगा, तो इसमें भ्रूण का विकास होगा। यह निषेचन जो होता है पूर्व निषेचन क्रिया होगा, और यह क्या होगा, पश्च निषेचन क्रिया होता है। इसमें अगुणित युग्मक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, द्विगुणित भ्रूण का क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो यह अंतर, और प्रश्न नंबर आपका 11, 12, 13 और प्रश्न नंबर 14 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कल जो है प्रश्न नंबर 15 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल आप लोग प्रश्न नंबर 15 देखना न भूलिएगा, इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रतिदिन लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।